Hello, class 9 students. Here I am your social science teacher Karishma Pagani, and let's start our revision video for your periodic test 1. So, first understand the paper pattern of your periodic test. You will be given 30 minutes to complete this small test, and this test will be consisting of 4 questions. Question 1, that is the fill in the blanks. 4 fill in the blanks आएंगे 1 marks के. क्वेश्चन 2, आंसर इन 1 वर्ड में आपको आंसर करना है, वो भी आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये आपको 2 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चंस. एंड क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे. ओके. There are some guidelines also. Objective questions include symbols representation and their meanings, year-wise incidents and topic within the lesson. This is within, cut this G. So क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. चैप्टर में आपकी कुछ टेबल्स हैं जिसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपका ईयर वाइज इंसिडेंट्स है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लेसन के बीच में से ही आएंगे. सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ओवरऑल लेसन अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके. सेकेंड गाइडलाइन है, क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम मिडिल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं वही मिलेंगे. यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम चैप्टर एंड यू हैव टू रीड ईच चैप्टर केयरफुली. अभी तो आपका चैप्टर 1 ही है, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर चैप्टर 1 केयरफुली. ओके. देन क्वेश्चन 3 एंड 4 विल बी हैविंग 1 ऑप्शनल क्वेश्चन. ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो यू विल बी गिवन 4 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 3 करने हैं, और इधर आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, मतलब लिखने हैं आपके टेस्ट पेपर में. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर पैटर्न. इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, then you can ask in comments or in the group. Okay, now let's coming to the revision part. In your revision of history chapter 1, your chapter 1 is the French Revolution. Okay, the French Revolution, इसमें स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी, मतलब 1750s के बाद की बात चल रही है यहाँ पे. तब के जो सोसाइटी थी उसमें 3 टाइप के पीपल होते थे. जैसे हम अपर क्लासेस लोअर क्लासेस बोलते हैं, वैसे 3 स्टेट्स थे. फर्स्ट स्टेट होते थे क्लर्जी पीपल, जो कि हाईली अपर क्लास पीपल थे. सेकंड स्टेट कंसिस्टेड ऑफ नोबिलिटी पीपल, नॉबल पीपल्स रहते थे, वो भी अपर क्लास में ही थे. एंड थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिसियंस, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स एक्सेट्रा. सो ये जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, इसमें से कुछ रिच होते थे और कुछ क्या होते थे, पुअर होते थे. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone. थर्ड स्टेट के जो पीपल होते थे वो नॉर्मली पूरे स्टेट की, मतलब पूरे फ्रांस की जो टैक्स लाइबिलिटी है वही लोग टैक्स भरते थे. क्लर्जी और नोबिलिटी लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस थे, मतलब कि स्पेशल राइट्स मिले हुए थे कि उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लैंड उनकी रहेगी और टैक्सेस कौन फिल करेगा, थर्ड स्टेट. देन वी आर स्टडिंग कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, मतलब रिवॉल्यूशन के पहले पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ. सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था लोगों को. क्या होता था स्टूडेंट्स कि लोगों की जो ग्रेन की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और ग्रेन कम था. तो इससे क्या हो रहा था कि जो रिच लोग थे वो ग्रेन की प्राइसेस जो थी, खाने की, फूड की जो प्राइसेस थी वो बढ़ा रहे थे, उन पर टैक्सेस बढ़ा रहे थे, और टैक्सेस बढ़ा के वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे. और जो पुअर लोग थे जो अपनी खाने की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके पास क्राइसिस हो रही थी, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे. इसकी वजह से पुअर लोग और भी पुअर होते जा रहे थे और रिच लोग और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे. तो उन दोनों के बीच का जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था. दूसरी चीज़, मिडिल क्लास का ग्रो होना, ये सेकंड रीज़न था जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ था. रिवॉल्यूशन मतलब कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी कि अब हमको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है. ओके.
नाउ इसमें क्या हुआ था कि मिडिल क्लास के लोग एजुकेटेड थे और वो ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी में किसी को भी जन्म से ही प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, और ये आइडिया बेसिकली इंग्लिश फिलोसोफर लॉक और फ्रेंच फिलोसोफर रोसियो ने फॉरवर्ड किया था। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंडिविजुअल को राइट्स की गारंटी तो देता था अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस, लेकिन ये वाले आइडियाज़ जो थे वो लोग सिर्फ सलून्स, कॉफ़ी हाउसेस इनमें ही डिस्कस करते रहते थे, बुक्स और न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, लेकिन उनको ये राइट्स मिले नहीं थे। क्लियर। नाउ द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, उसके बाद में क्या क्या हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत स्टेजेस से होकर निकला है, बहुत स्टेजेस रही हैं। जब लुई 16 फ्रांस के किंग बने थे 1774 में, तो उनको जो सत्ता दी गई थी, एक तरीके से जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो पूरी खाली थी। फ्रांस उस टाइम पे पूरा कर्जे में डूबा हुआ था, ओल्ड रिजाइम के टाइम पे। तो लोगों में क्या डिसकंटेंट बहुत था, लोग बहुत नाराज़ थे क्योंकि सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे थे। मतलब कि जो लुई 16 किंग बना था जब, तब उसके पास कर्जा बहुत चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था कि टैक्सेस बढ़ा दिए थे, लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्सेस फिल करने पड़ते थे, लोगों में डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था। 1789 से स्टार्ट करते हैं अपन। स्टूडेंट्स आप अगर इसको रिलेट कर पा रहे होगे तो ये ईयर वाइज डिस्क्रिप्शन दे रखा है। 1789 में क्या हुआ कि स्टेट्स जनरल, थर्ड स्टेट्स ने अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे वो थर्ड स्टेट को बहुत अलग कर देते थे, वो एलियनेटेड फील करते थे थर्ड स्टेट वाले पीपल, और उन्होंने मिलके एक नेशनल असेंबली बना ली। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि पीजेंट्स मतलब क्या होता है, किसानों ने गाँव में रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। बेस्टाइल पे स्टॉर्म हो गया, बेस्टाइल पे अटैक्स होने लगे। देन 1791 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, और किंग की पावर जो है उसको लिमिट करने के लिए ह्यूमन बींग्स के बेसिक राइट्स बनते गए। नेक्स्ट 1792 और 93 में फ्रांस को एक रिपब्लिक मोनार्की बता दिया गया, प्रोक्लेम कर दिया गया। और तब क्या थे कि जैकोबिन क्लब्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ में जैकोबिन क्लब्स उधर के आया। तो जैकोबिन क्लब्स जो बने थे उसको भी हटाकर एक डायरेक्टरी ने फ्रांस को रूल किया 1792 और 93 में। ठीक है। देन 1793 से 95 तक डायरेक्टरी चली। 95 में एक नई कन्वेंशन अपॉइंट की गई जिसमें 5 मैन डायरेक्टरेट बने थे, और उनको स्टेट को रन करने के लिए कहा गया था, क्योंकि जब एक डायरेक्टरी फ्रांस को रूल कर रही थी 93 से 95 तक, तब क्या हुआ था कि रूल्स पावर्स जो थी सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में थी। जब न्यू कन्वेंशन बना तो उसमें 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई, ताकि जो पावर है वो 5 लोगों में बंट सके, तो वो मिलकर स्टेट को चला सकें। और वो 5 लोग कौन होंगे, वो 5 लोग वोटेड होंगे, जो कि लोग वोट करेंगे, सिटीजन्स वोट करेंगे। 1799 में रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर हैं, और वो जब कन्वेंशन में इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तब वो पावर हाथ में ले लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 1 इन समराइज फॉर्म। ओके, ये स्टोरी एक तरीके से कि कैसे रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ, कैसे रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, अब ये टाइमलाइन अगर हम देखेंगे, दिस आर द इंसिडेंट्स कि कब क्या क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। 1770 से 1780 तक इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर्जे में थी। 1788 से 1789 तक हाई प्राइसेस हो गई थी फूड की, फूड सड़ रहा था, लेकिन लोगों के पास फूड को लेने के लिए पैसा नहीं था, इतनी ज़्यादा प्राइसेस हो गई थी। ठीक है। 1789 में 5 को क्या हुआ कि डिमांड्स में चेंजेस आए, लोगों की स्टेट्स की जो डिमांड्स थी उसमें चेंजेस आए। अब उनको टैक्सेस कम नहीं करवाने थे, अब उनको अपनी खुद की असेंबली बनवानी थी। सो जुलाई 14 1789 में नेशनल असेंबली बनी, जो कि थर्ड स्टेट था, उन्होंने मिलकर अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। और उसी टाइम पे क्या हुआ था कि बेस्टाइल जो फ्रांस की एक सिटी थी, वहाँ जुलाई 14 पे बेस्टाइल पे स्टॉर्म हो गया, मतलब अटैक हो गया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हो गया। देन 1789
नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड्स द राइट ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब 1789 में एरिस्टोक्रेसी राइट्स का एंड हुआ था। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है कि जो फर्स्ट क्लास पीपल, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट पीपल अपनी मनमानी करते हैं, एरिस्टोक्रेसी करते हैं, ठीक है, जो उनके प्रिविलेजेस हैं स्पेशल, उसकी वजह से हक जताते हैं, तो उसका एंड हुआ था अगस्त 4 को। देन 1789 अगस्त 26 को एक सिटीज़न के राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ था कि सिटीजन्स के पास अब कितने राइट्स हैं। 1790 की बात करें तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी नेशनलाइजेज द चर्च। अब क्लर्जी पीपल ने चर्च को नेशनलाइज कर दिया था सिविल कॉन्स्टिट्यूशन में। 1792 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लिमिटेड पावर्स। मतलब 1792 में लिमिटेड पावर्स के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था जहाँ पे किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना था। मतलब मोनार्की तो थी, किंग रूल तो था, 1792 में किंग रूल था, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा था। 1792 में ही ऑस्ट्रिया और प्रसिया ने फ्रांस को रिवॉल्यूशन करने के लिए अटैक किया था। 1793 में लुई 16 और मैरी एंटोइनेट, जो कि उनकी वाइफ थी, उनको फांसी लगा दी गई थी। 1792 टू 1794 में रीन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है। देखो, लुई 16 जब मर गए थे तो उनके बाद में क्या हुआ था कि जैकोबिन क्लब्स में से रॉबेस्पायर का रूल चल रहा था। जैकोबिन क्लब्स के लीडर कौन थे? रॉबेस्पायर। तो रॉबेस्पायर का रूल ये 2 साल चला था और इन 2 सालों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी। लोगों के जो राइट्स उनको मिल गए थे, स्पेशल राइट्स, वोट करने के राइट्स, वो सब उन्होंने हटा दिए थे। तो उसको हम लोग एक तरीके से रीन ऑफ टेरर बोलते हैं। तब क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पर्सिया और स्पेन में फ्रांस के साथ वॉर चल रहा था, वॉर की कंडीशन थी। तो रॉबेस्पायर की जो कमेटी थी पब्लिक सेफ्टी की, उन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स को आने के लिए रोक दिया था। दूसरी चीज़, एग्जीक्यूट्स मैनी एनिमीज़ ऑफ पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ। मतलब रॉबेस्पायर की जब रीन ऑफ टेरर चल रही थी तो उन्होंने फ्रांस के ही बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया था, जो कि उनको लगता था कि उनके दुश्मन है रॉबेस्पायर के। रॉबेस्पायर के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई डिसएग्री करता था, सेंसरशिप लगा दी थी उन्होंने, तो जैसे ही उनको ऐसा लगता था कि कोई उनको डिसएग्री कर रहा है, वो उनको एग्जीक्यूट कर देते थे, वो उनको गिलोटीन कर देते थे। हमने गिलोटीन एक वर्ड पढ़ा था, राइट। 1794 2 सालों के बाद क्या होता है, रॉबेस्पायर को भी एग्जीक्यूट कर दिया, वो लोगों के वोट के साथ, मतलब एक आपसी सहमति से रॉयल फैमिली के खिलाफ चले जाना, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। और अब फ्रांस को एक डायरेक्टरी रूल कर रही थी। डायरेक्टरी क्या थी? 5 मैन की एक कमेटी थी। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट बिकम्स द लीडर। 1799 में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो क्या करते हैं कि डायरेक्टरी में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब डायरेक्टरी में रहने वाली जो 5 मैन होते हैं वो ही आपस में लड़ने लगते हैं, तब 1799 में फ्रांस का रूल नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि मिलिट्री के लीडर हैं, वो अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। विमेंस रिवॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? की बहुत सारे विमेन स्टार्टिंग से ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। और बहुत सारी विमेंस जो थर्ड स्टेट की थी, वो अपने जीने के लिए वर्क करती थी और उनकी वेजेस जो थी वो मैन से बहुत कम थी। अब अपने इंटरेस्ट को लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए वुमेन ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए, अपने न्यूज़पेपर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे वो अपनी डिमांड्स रेज़ करते थे। और डिमांड्स कौन सी थी कि उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, जैसे कि लोगों को मिलते हैं। एंड सम लॉज, कुछ लॉज ऐसे थे जो वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए डिमांड्स थी, ओके। उनका स्ट्रगल कंटिन्यू होता गया वर्ल्ड के सेवरल पार्ट्स में, और फाइनली वुमेन को राइट टू वोट कब मिला था स्टूडेंट्स? वुमेन को राइट टू वोट मिला था 1946 में फ्रांस में। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी एक पॉइंट आया था स्टूडेंट्स यहाँ पे, जहाँ पे हमने देखा था कि लोगों को स्लेव्स बना के ट्रेड किया जाता था। मतलब कि जहाँ पे वर्क करने के लिए लोग नहीं है यूरोप के जिस पार्ट में, वहाँ पे लोग मतलब ट्रक भर भर के लोगों को बेचते थे स्लेव्स बना बना के, ठीक है।
तो वो कैसे ख़त्म हुआ और ये क्या इंसिडेंट था। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था किन किन के बीच में, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स के बीच में। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि स्लेवरी का क्रिटिसिज्म होने लगा, लोग बातें करने लगे कि अब स्लेवरी को हमें हटाना पड़ेगा, गुलामी को हटाना पड़ेगा। और इसके लिए कोई लॉज पास नहीं किए गए थे, इसके अगेंस्ट भी कोई लॉ पास नहीं किए गए थे। It was in 1794 that the convention freed all the slaves. 1794 में कन्वेंशन ने फ्रीड कर दिया था, फ्रीडम दे दिया था सारे स्लेव्स को। लेकिन 10 साल बाद स्लेवरी को वापस से नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया और फाइनली 1848 में स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज़ ने अबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। फ्रेंच कॉलोनीज़ में से स्लेवरी कब गई थी? 1848 में गई थी। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, एवरीडे लाइफ कैसी थी? 1789 के बाद के जितने भी ईयर्स थे स्टूडेंट्स, उन्होंने लोगों की, विमेन की, चिल्ड्रन की लाइफ्स को बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया है। रिवॉल्यूशन की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने अपने लॉज खुद पास किए थे। उन्होंने कौन से आइडियाज़ को एवरीडे प्रैक्टिस में लिया और आगे बढ़ाया, कौन कौन से आइडियाज़ थे? लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब एक साथ जो रहते हैं, सब लोग इक्वल हैं, समानता। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का अबॉलिशन, ख़त्म करना, अब सेंसरशिप को बैन करना भी एक और लॉ इम्पॉर्टेंट बनाया था 1789 के बाद की गवर्नमेंट ने। The ideas of liberty and democratic rights were most important legacy of French Revolution. This spread from France to the rest of Europe during 19th century. 19th century में क्या हुआ था कि पूरे यूरोप में ये जो आइडियाज़ थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये आइडियाज़ 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैल गए थे। नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेपोलियन 1804 में फ्रांस के एम्परर बन गए। उन्होंने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी अपना हक जताना या उनको जीतना स्टार्ट कर दिया। और जितने भी किंगडम्स, डायनेस्टीज़ थी, मतलब जितने भी राजा वगैरह थे उनके नेबरिंग कंट्रीज़ में, उन डायनेस्टीज़ को हटा के उन्होंने अपनी खुद के फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। और वो अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइज़र मानते हैं, मतलब यूरोप की पोजीशन को पूरा चेंज करने वाला एक मॉडर्नाइज़र मानते हैं थे। He was finally defeated at Waterloo in 1815. वाटरलू के बैटल में वो 1815 में मतलब उनको हरा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट को, और फाइनली 1815 में उनका राज जो था वो ख़त्म हो गया था। दिस वॉज ऑल अबाउट योर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. I hope you are getting a quick revision of this chapter. Let's come to the question answer part. Question number 1 है, describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. फ्रांस में ऐसी क्या circumstances, ऐसी क्या situations बन गई थी कि वहाँ पे protest होने लगा, revolutionary protest होने लगा, लोग दंगेबाजी करने लगे, ठीक है। तो ऐसी क्या क्या situations बनी थी वो हम देखेंगे। The circumstances that causes outbreak of revolutionary protest in France were सोशल इनक्वालिटी, मतलब सोसाइटी में इनक्वालिटी थी। 3 स्टेट्स थे हमने देखा, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स तो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे उनको, और थर्ड स्टेट में कौन कौन था? पेजेंट्स, ऑफिशियल, स्मॉल बिजनेसमैन। तो थर्ड स्टेट वाले ही सिर्फ टैक्सेस पे करते थे, और क्लर्जी और नॉबिलिटी वाले लोगों को टैक्सेस से एग्जम्प्ट कर दिया था। एग्जम्प्ट करना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की निकाल देना, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, वो फ्री थे टैक्स पे करने से। सेकेंड सिचुएशन क्या बनी थी? सबसिस्टेंस क्राइसिस, मतलब फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी 1789 तक, और फूड ग्रेन्स जो थे वो बहुत डिमांड में थे, लोगों के लिए अनाज और ब्रेड की जो प्राइसेस थी वो बढ़ती जा रही थी, और वेजेस जो थी, आमदनी बहुत कम मिलती थी लोगों को लेबर के लिए। तो इसकी वजह से बहुत क्राइसिस फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, और लोगों में गुस्सा था क्योंकि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे और वेजेस बहुत कम होती थी, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब कि जैसे ही फ्रांस पे लुई 16 ने रूल करना स्टार्ट किया, तब
तब क्या हुआ था कि वॉर के कारण, बहुत लंबे समय तक वॉर के कारण वहाँ के जो एक्सपेंसेस थे वो मीट करने के लिए भी आर्मी को, गवर्नमेंट को, ऑफिसेस को टैक्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ा था, क्योंकि उस वॉर की वजह से जो हुआ था, क्राइसिस हो गई थी और है ना बहुत डेप्थ में था फ्रांस। ओके, एक और सिचुएशन थी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले क्या थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कि एजुकेटेड भी थे। मिडिल क्लास इमर्स्ड एजुकेटेड एंड वेल्दी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। और मतलब ऐसा कोई, उनका मानना ये था कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है सोसाइटी में जिनको बर्थ से प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए कि वो टैक्स पे नहीं कर सकते। तो इक्वलिटी के आइडियाज़ और फ्रीडम के आइडियाज़ वहाँ ये जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, फिलोसोफर्स थे, वो ये इन आइडियाज़ को बढ़ाते थे। और उनके जो ये आइडियाज़ थे ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगे लोग कॉफ़ी हाउसेस में, सैलून्स में, और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए थे। सो ये स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास एक और रीज़न था। फिफ्थ रीज़न इज़ इमीडिएट कॉजेज़, मतलब इमीडिएट ऐसा क्या रीज़न हो गया था जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। तो इमीडिएट कॉज क्या है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, कि 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी स्टेट जर्नल की। तो उन्होंने क्या किया था कि टैक्सेस, नए टैक्सेस के लिए उन्होंने प्रपोज़ल पास किए थे। तो थर्ड स्टेट वाले लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके ख़िलाफ़ कि उनको टैक्सेस नहीं बढ़ाने, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। लेकिन जैसा कि हर स्टेट का एक वोट था, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स थे वो मेजोरिटी के साथ जीत गए थे, और किंग ने उनकी जो ये अपील थी वो रिजेक्ट कर दी थी। तो वो असेंबली से बाहर निकल गए। कौन कौन बाहर निकल गए, थर्ड स्टेट वाले, और उन्होंने क्या किया, अपनी एक नई नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी। इसकी वजह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सो दिस वर द 5 कॉजेज़। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से कौन से ग्रुप्स बेनिफिटेड थे? मिडिल क्लास वाले, क्योंकि मिडिल क्लास वालों ने ही रिवॉल्यूशन किया था, ठीक है, और उनकी एक नेशनल असेंबली बन गई थी। सेकंड, विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंग्विश पावर, मतलब कि अपनी पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस ग्रुप को फोर्स किया गया था? तो किन को फोर्स किया गया था? क्लर्जी और नॉबिलिटी पीपल को अपनी पावर फिर से डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी थी। कौन से सेक्शन सोसाइटी के ऐसे थे जो डिसअपॉइंटेड थे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से? ठीक है, तो पुअर सेक्शंस जो थे, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन का आउटकम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, उससे भी डिसअपॉइंटेड थे। कौन से सेक्शन ऐसे थे? तो पुअर सेक्शंस ऐसे थे, और विमेन और चिल्ड्रन डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि रिवॉल्यूशन होने के बाद भी उनको इक्वलिटी का जो प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया था, और रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद भी उनको राइट्स नहीं मिले थे, वोटिंग राइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों के पास क्या लेगेसी होती थी 19th और 20th सेंचुरीज़ में? डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरीज़, मतलब 19th और 20th सेंचुरीज़ के जो लोग होते थे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या मानते थे? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनके लिए द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। और ये फ्रांस से पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी में ये वाले आइडियाज़ फैले थे, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम्स को अबॉलिश किया गया था। फ्यूडल सिस्टम्स वही होते हैं स्टूडेंट्स, प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस। इस रिवॉल्यूशन ने क्या किया था कि जर्मन्स, इटलियंस, ऑस्ट्रेलियंस को अपनी ऑप्रेसिव रिजाइम्स को ओवरथ्रो करने के लिए इंस्पायर किया था। ऑप्रेसिव रिजाइम्स मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अप्रेस होते थे, जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा न्याय करते थे, ऐसे लोगों को ओवरथ्रो करना, मतलब निकाल के फेंक देना अपने स्टेट में से, उसके लिए बहुत इंस्पायर किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एशिया और अफ्रीका के स्ट्रगलिंग नेशंस जो थे, जो कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के ऑपरेशन के अंडर थे, उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो कि 2 एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को अपनाया था और उसको लोगों को बताया भी था, प्रमोट भी किया था। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स
वी इंजॉय टुडे, ऐसे राइट्स जो हम आज भी इंजॉय करते हैं, जिनकी ओरिजिन्स हम मान सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आए होंगे ये राइट्स। तो ऐसे कौन से राइट्स हैं, अभी आपको पता ही होगा, हमारे 6 राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। राइट टू इक्वलिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमने देखा राइट टू इक्वलिटी था। राइट टू फ्रीडम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइट टू लिबर्टी। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी हम एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशन फॉर्म करने के राइट्स। एंड राइट टू जस्टिस एंड सिक्योरिटी, ये कुछ राइट्स हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलते जुलते हैं और जो हम आज भी हमें राइट्स मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, राइट। Question number 5. Would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradictions? Explain. क्या आप एग्री करते हो कि यूनिवर्सल राइट्स का जो मैसेज है वो अपने साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी लेके आया, मतलब लोग उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी करते हैं या उसको नहीं भी मानते थे उस टाइम पे यूनिवर्सल राइट को, मतलब कि सबके पास सेम हक हैं, सेम राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो ऐसा क्या आप एग्री करते थे? ऐसा तब था। तो मैनी आइडियल्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न वर रिप्लेट विद डबल्स मीनिंग्स, मतलब कि बहुत सारे आइडियल्स ऐसे हैं जहाँ पे मैन और सिटीजन्स का जो राइट का डिक्लेरेशन था उसके दो मतलब निकाले हैं लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस इंजीरियस टू सोसाइटी, कि जो वहाँ का लॉ है उसके पास ये हक है कि सोसाइटी के लिए जो एक्शंस इंजीरियस हैं उनको ही सज़ा देना। हैड नथिंग टू से अबाउट क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे इन्वायरमेंट में कुछ गलत हो रहा है, तो सिर्फ उन लोगों को ही सज़ा मिले, लेकिन इसके बारे में वहाँ के लॉ ने कुछ नहीं किया था कि क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल लोग किसी के यहाँ पे अगर चोरी कर दी किसी ने तो उसके लिए वहाँ का कोई राइट नहीं था। द डिक्लेरेशन स्टेटेड दैट द लॉ इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। डिक्लेरेशन ने ये भी कहा था कि जो लॉ है, कानून को बनाने वाले सारे सिटीज़न है, सारे सिटीजन्स को उसके फॉर्मेशन में, कानून को फॉर्मेट करने, मतलब फॉर्म करने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, और लॉ के आगे सारे सिटीजन्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन जब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था तो 3 मिलियन सिटीजन्स, जिसमें कौन कौन थे कि जो मैन 25 की एज के बिलो थे और विमेन थे, उनको अलाउ ही नहीं किया था वोट करने के लिए। तो ये डिक्लेरेशन सही कैसे हुआ? ठीक है, तो इसीलिए जो यूनिवर्सल राइट का डिक्लेरेशन था इसको सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिच के लिए अवेलेबल था तब, और विमेन को टोटली नेगलेक्ट कर दिया था डिसीजन मेकिंग से। हाउ डू यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, मतलब नेपोलियन की राइज कैसे हुई, कैसे नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट किया, वो चीज़ क्या है? आंसर पढ़ते हैं। आफ्टर फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1792 में जब फ्रांस रिपब्लिक बना, तब रॉबेस्पायर जो रूलर थे उन्होंने वेल्थियर सेक्शन जो था सोसाइटी का, उनको और भी ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दिए, स्पेशल राइट्स उन्होंने बढ़ा दिए। फर्दर ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेट हिमसेल्फ, वो ऑटोक्रेट भी थे, मतलब कि अपनी मनमानी भी करते थे। दिस लेड टू द रीन ऑफ टेरर फॉर द फॉलोइंग मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, 2 ईयर्स तक हमने देखा था कि रीन ऑफ टेरर चला था रॉबेस्पायर के रूल के अंडर में। आफ्टर रॉबेस्पायर रूल कैम इन टू एन एंड, अ डायरेक्टरी वॉज फॉर्म टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंडिविजुअल। जैसे ही रॉबेस्पायर का रूल ख़त्म होने लगा तब एक डायरेक्टरी बनाई गई ताकि सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर ना रहे। Members of the directory often fought among themselves, leading to total chaos and political instability. तो अब जो डायरेक्टरी बनी थी 5 लोगों की, वो भी अपने आप में लड़ते रहते थे, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि पॉलिटिक्स जो थी वो इनस्टेबल हो रही थी वहाँ की। सो इसकी वजह से क्या हुआ था कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था फ्रांस में, कोई अच्छी मतलब अच्छा पॉलिटिकल लीडर बचा ही नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, रीन ऑफ पावर
की वजह से इसको रीन ऑफ पावर बोलते हैं, मतलब कि पावर वाला टाइम। तो मिलिट्री डिक्टेटर थे नेपोलियन बोनापार्ट, और उन्होंने क्या किया, पावर पूरी अपने हाथ में ले ली। हियर योर रिविजन फॉर चैप्टर 1 एंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। प्रिपेयर योर सेल्फ नाउ।